के भाग 5 पर आते हैं, जो संघ के बारे में है। अनुच्छेद 52 से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 52 बहुत बहुत सीधा और स्पष्ट है। ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बस इतना ही। हाँ, यही एक वाक्य देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति के पद की स्थापना करता है। और इस पद की शक्तियां क्या है? यहाँ पर अनुच्छेद 53 आता है ना? बिल्कुल। अनुच्छेद 53 ये साफ करता है कि संघ की जो सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो राष्ट्रपति में ही होंगी। सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स? जी। इसका मतलब ये है कि सरकार के जितने भी कार्यकारी काम हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। अच्छा। चाहे वे सीधे उनके द्वारा किए जाएं या फिर उनके जो सबऑर्डिनेट अधिकारी हैं उनके माध्यम से। तो फिर राष्ट्रपति का चुनाव वो कैसे होता है? अनुच्छेद 54 इसके बारे में बताता है। हाँ, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल मतलब जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके बारे में है। ये बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव असल में करेगा कौन और कौन करता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के, ध्यान रहे, सिर्फ निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ओके, तो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड नहीं। जी हाँ। और चुनाव की प्रक्रिया क्या है? ये अनुच्छेद 55 में है शायद। हाँ, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका है उसका वर्णन करता है। ये एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अनुसार सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट? हाँ, और मतदान गुप्त होता है। इसमें एक कोटा सिस्टम का जिक्र है जिससे ये पक्का होता है कि जो भी जीते है उसे वोटों का एक तय बहुमत मिले। ये तो काफी जटिल प्रक्रिया लगती है। पर बहुत निष्पक्ष भी है। ठीक है, एक बार चुन लिए गए तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल उनके पद संभालने की तारीख से 5 साल का होता है। और क्या कोई व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? जी, अनुच्छेद 57 इसी पर प्रकाश डालता है। ये पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता को स्पष्ट करता है। इसके हिसाब से कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति रह चुका है वो इस संविधान के दूसरे नियमों के अधीन उस पद के लिए फिर से चुनाव लड़ सकता है। मतलब कोई लिमिट नहीं है? नहीं, कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं तय की गई हैं। जैसे व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 साल पूरी हो चुकी हो और वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। ठीक है, और राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें भी होंगी? अनुच्छेद 59। हाँ, अनुच्छेद 59 में पद के लिए कुछ दशाएं या कह लें कि शर्तें बताई गई हैं। जैसे राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। और अगर कोई सदस्य हो तो? अगर ऐसा कोई सदस्य राष्ट्रपति चुना जाता है तो ये माना जाएगा कि उसने उस सदन में अपनी सीट राष्ट्रपति के रूप में पद संभालने की तारीख को ही खाली कर दी। अच्छा, ये तो एक जरूरी शर्त है। अब बात करते हैं शपथ की। अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का जिक्र करता है। पद संभालने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश या अगर वो नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनके सामने राष्ट्रपति को संविधान और कानून के संरक्षण, सुरक्षा और बचाव की शपथ लेनी होती है। संरक्षण, सुरक्षा और बचाव, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी। लेकिन अगर राष्ट्रपति को पद से हटाना हो तो? ये एक गंभीर प्रक्रिया होगी। अनुच्छेद 61 इसी से संबंधित है ना? महाभियोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है और ये प्रक्रिया सिर्फ संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही शुरू की जा सकती है। सिर्फ एक ही आधार पे? जी। और ये एक बहुत ही जटिल और आप कह सकते हैं कठोर प्रक्रिया है जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। ठीक है, और यदि राष्ट्रपति का पद किसी वजह से खाली हो जाए, जैसे मृत्यु या इस्तीफे से, तो क्या होता है? अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 इस स्थिति को संभालता है। ये कहता है कि राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल खत्म होने से पहले ही पूरा कर लेना चाहिए। और अगर बीच में खाली हो जाए तो? अगर पद मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने की वजह से खाली होता है तो चुनाव रिक्ति होने की तारीख से 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। और जो नया व्यक्ति चुना जाएगा वो पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा, बचे हुए समय के लिए नहीं। अच्छा, ये स्पष्ट है। राष्ट्रपति के बाद अब उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। अनुच्छेद 63। जी,
अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के पद का जिक्र करता है। ये कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और उपराष्ट्रपति की मुख्य भूमिका क्या है? अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। बिल्कुल, ये उनकी प्रमुख भूमिकाओं में से एक है। इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है वो अपने आप ही राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। क्या उपराष्ट्रपति कभी राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं? अनुच्छेद 65। हाँ, अनुच्छेद 65 ऐसी आकस्मिक स्थितियों का प्रावधान करता है जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी और वजह से खाली हो, या जब राष्ट्रपति मान लीजिए अनुपस्थित हों, बीमार हों या किसी और वजह से अपने काम नहीं कर पा रहे हों। तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। जी, तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। इनका चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। तो तरीका वही है? हाँ, ये भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अनुसार सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। पर निर्वाचक मंडल में कुछ फर्क है ना? हाँ, एक बड़ा फर्क है। इसमें राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य नहीं होते, सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, मतलब निर्वाचित और मनोनीत, दोनों हिस्सा लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ मनोनीत सदस्य भी वोट कर सकते हैं? जी। अब अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 67, जो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में है। इसके ठीक बाद है अनुच्छेद 68। ये बताता है कि अगर पद खाली हो तो चुनाव कब तक हो जाना चाहिए। और फिर 69 में उनकी शपथ का जिक्र है। ये एक के बाद एक क्यों रखे गए हैं? क्या इनमें कोई गहरा कनेक्शन है? बिल्कुल है। देखिए, इसे एक सिस्टम की तरह देखिए। संविधान निर्माता सिर्फ नियम नहीं बना रहे थे, वो एक शॉक प्रूफ व्यवस्था बना रहे थे। शॉक प्रूफ? हाँ। अनुच्छेद 67 कार्यकाल तय करके स्थिरता देता है। फिर अनुच्छेद 68 कहता है कि अगर ये पद अचानक खाली हो जाए तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना ही होगा। ये एक तरह की इमरजेंसी डेडलाइन है। अच्छा। ताकि देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद अनिश्चित काल के लिए खाली ना रहे। और 69 में शपथ उस पद की गरिमा और संविधान के प्रति निष्ठा को स्थापित करती है। तो ये तीनों मिलकर पद की निरंतरता, स्थिरता और पवित्रता सुनिश्चित करते हैं। शॉक प्रूफ व्यवस्था, ये शब्द बहुत दिलचस्प है। तो क्या ये सुरक्षा कवच और भी आगे जाता है? क्योंकि अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं की बात करता है। ये सुनने में थोड़ा अस्पष्ट लगता है। यही तो संविधान की सबसे खूबसूरत बातों में से एक है। ये संविधान निर्माताओं का ये स्वीकार करना है कि हम सब कुछ नहीं सोच सकते। उन्होंने कल्पना की कि भविष्य में कोई ऐसी स्थिति आ सकती है जिसके बारे में उन्होंने सोचा ही ना हो। तो अनुच्छेद 70 संसद को ये शक्ति देता है कि वो ऐसी किसी भी अनसोची स्थिति के लिए कानून बना सके। ये संविधान को एक बंद किताब नहीं बल्कि एक जीवंत दस्तावेज बनाता है जो समय के साथ सांस ले सकता है। और इसी सिलसिले में अनुच्छेद 71 तो बहुत ही पावरफुल लगता है। ये कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद होगा तो उसका फैसला सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा। किसी और कोर्ट को तो अधिकार ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये देश के सर्वोच्च पद हैं। सोचिए, अगर इनके चुनाव का विवाद किसी निचली अदालत में सालों तक चलता रहे तो देश के शीर्ष नेतृत्व पर कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। सही बात है। यह प्रावधान ही सुनिश्चित करता है कि अगर कोई विवाद उठता भी है तो उसका निपटारा देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था करेगी और उसका फैसला अंतिम होगा। यह शक्तियों के पृथक्करण का एक क्लासिक उदाहरण है। कार्यपालिका के शीर्ष पदों के चुनाव की पवित्रता की गारंटी न्यायपालिका का शीर्ष स्तर देता है। इससे लोगों का चुनावी प्रक्रिया में भरोसा मजबूत होता है। बिल्कुल। तो हमने ये तो देख लिया कि ये देश के सर्वोच्च पद कैसे भरे जाते हैं और सुरक्षित रहते हैं, लेकिन असल में सरकार चलती कैसे है? शक्ति का असली केंद्र कहाँ है? राष्ट्रपति भवन में या प्रधानमंत्री कार्यालय में? संविधान इसका जवाब बहुत साफ तौर पर देता है और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही अनूठी शक्ति से। अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। हाँ, और ये अनुच्छेद सीधा सवाल खड़ा करता है कि क्या कानून हमेशा न्याय कर सकता है? अनुच्छेद 72 संविधान का जवाब है जो कहता है शायद नहीं।
ये मानता है कि कभी-कभी न्याय करने के लिए कानून के दायरे से बाहर निकलकर दया का रास्ता अपनाना पड़ता है। मतलब ये न्यायपालिका के फैसलों पर एक तरह की मानवीय जांच है। सही कहा, एक मानवीय जांच। इसमें 5 तरह की शक्तियों का जिक्र है। क्षमा, लघुकरण, परिहार। ये सब सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें बहुत बारीक अंतर है। जैसे क्षमा यानी पार्डन का मतलब तो ये हुआ कि दोषी पूरी तरह से बरी हो गया, जैसे उसने कोई अपराध किया ही न हो। सही। और वहीं लघुकरण यानी कम्यूटेशन में सजा की प्रकृति बदल दी जाती है, जैसे फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल देना। सजा तो रहेगी लेकिन उसका रूप हल्का हो जाएगा। अच्छा, हाँ। ये शक्ति राष्ट्रपति को न्याय में विवेक का तत्व शामिल करने का अधिकार देती है, लेकिन ये एक खतरनाक वॉल्व भी हो सकता है। खतरनाक वॉल्व। हाँ, इसका इस्तेमाल बहुत विवेकपूर्ण तरीके से होना चाहिए, वरना ये न्यायपालिका के फैसलों को कमजोर करने का एक राजनीतिक हथियार भी बन सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई राष्ट्रपति की एक विशेष शक्ति, लेकिन उनकी रोजमर्रा की कार्यकारी शक्तियां कहाँ तक फैली हैं? अनुच्छेद 73 इसी के बारे में है ना? हाँ, अनुच्छेद 73 एक तरह से कार्यपालिका की लक्ष्मण रेखा खींचता है। ये कहता है कि केंद्र सरकार की शक्ति उन्हीं विषयों तक सीमित है जिन पर संसद कानून बना सकती है। ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के संतुलन को बनाए रखता है। लेकिन यहाँ एक सवाल जो हमेशा उठता है, अगर राष्ट्रपति देश के प्रमुख हैं तो वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए मजबूर क्यों हैं? अनुच्छेद 74 तो यही कहता है। क्या ये उनके पद को सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं बना देता? ये सवाल भारतीय लोकतंत्र के दिल में जाता है। अनुच्छेद 74 ही वो धुरी है जो हमें अमेरिका जैसी अध्यक्षीय प्रणाली से अलग करती है। अच्छा। अमेरिका में राष्ट्रपति ही सरकार का असली प्रमुख होता है, लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्र के प्रमुख है, यानी हेड ऑफ स्टेट, सरकार के नहीं। सरकार के वास्तविक प्रमुख हेड ऑफ गवर्नमेंट प्रधानमंत्री होते हैं। अनुच्छेद 74 ये स्पष्ट करता है कि असली शक्ति जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों यानी मंत्रिपरिषद के पास है। राष्ट्रपति का पद उस शक्ति पर एक संवैधानिक निगरानी और गरिमा का प्रतीक है, लेकिन शक्ति का स्रोत नहीं। और इसी से जुड़ा है अनुच्छेद 75 जो मंत्रियों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल के बारे में बताता है। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत छिपा है, सामूहिक उत्तरदायित्व का। इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सरकार एक टीम की तरह काम करती है। पूरी मंत्रिपरिषद एक साथ तैरती है और एक साथ डूबती है। एक साथ डूबती है। हाँ, अगर लोकसभा में सरकार के खिलाफ एक भी अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सिर्फ उस एक मंत्री को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री समेत पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। ये सुनिश्चित करता है कि सरकार हमेशा सदन के प्रति जवाबदेह बनी रहे, जो असल में जनता के प्रति जवाबदेही है। इस पूरी व्यवस्था में एक और दिलचस्प किरदार है अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। ये सरकार के वकील हैं, पर क्या ये सिर्फ एक वकील हैं? नहीं, वे सिर्फ वकील नहीं हैं। उन्हें सरकार का कानूनी ज़मीर भी कहा जा सकता है। कानूनी ज़मीर? हाँ, उनका काम सिर्फ सरकार को केस जिताना नहीं है, बल्कि ये सलाह देना भी है कि सरकार जो कर रही है वो संवैधानिक रूप से सही है या नहीं। वे संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। ये एक अनोखा पद है जो कार्यपालिका और विधायिका के बीच की रेखा पर खड़ा है। और इस पूरी मशीनरी को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनुच्छेद 77 और 78 हैं। अनुच्छेद 77 कहता है कि सारे सरकारी काम राष्ट्रपति के नाम पर होंगे, जो एक तरह से औपचारिकता लगती है, लेकिन अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री पर एक कर्तव्य डालता है। हाँ, अनुच्छेद 77 प्रशासनिक स्पष्टता के लिए है, लेकिन अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रिश्ते की नींव है। ये कहता है कि प्रधानमंत्री का ये संवैधानिक कर्तव्य है कि वो कैबिनेट के सभी फैसलों की जानकारी राष्ट्रपति को दें। ये कोई विकल्प नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये अनिवार्य है। ये सुनिश्चित करता है कि राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख को ये पता हो कि उनकी सरकार क्या कर रही है। ये पारदर्शिता और जवाबदेही का एक अदृश्य लेकिन मजबूत धागा है। और यही जवाबदेही सिर्फ राष्ट्रपति तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री और उनकी पूरी मंत्रिपरिषद असल में एक और बड़ी संस्था के प्रति जवाबदेह हैं, संसद। और यहीं से हमारी कहानी कार्यपालिका से विधायिका की तरफ मुड़ती है। अनुच्छेद 79 कहता है
कि संसद का मतलब सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा नहीं बल्कि राष्ट्रपति भी हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं है? क्योंकि राष्ट्रपति तो किसी सदन के सदस्य नहीं होते। ये बिल्कुल भी अजीब नहीं, बल्कि बहुत सोचा समझा डिजाइन है। राष्ट्रपति को संसद का हिस्सा इसलिए माना जाता है क्योंकि कोई भी विधेयक दोनों सदनों से पास होने के बाद भी तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर न कर दें। अच्छा। वे विधायी प्रक्रिया का अंतिम और अभिन्न हिस्सा हैं। उनके बिना संसद अधूरी है। और संसद के दो सदन, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा और 81 के तहत लोकसभा, ये क्यों बनाए गए? एक ही सदन से काम क्यों नहीं चल सकता था? ये भारत के संघीय ढांचे को सम्मान देने के लिए है। लोकसभा, जैसा कि नाम है, लोगों का सदन, ये सीधे सीधे आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत लागू होता है। लेकिन भारत सिर्फ लोगों का समूह नहीं, राज्यों का भी संघ है। राज्यसभा यानी राज्यों की परिषद राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। ये सुनिश्चित करती है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में राज्यों की आवाज सुनी जाए और कोई भी कानून जल्दबाजी में पास ना हो। तो ये एक तरह का स्पीड ब्रेकर है। हाँ बिल्कुल, एक स्पीड ब्रेकर जो विचार विमर्श को बढ़ावा देता है। एक बात जो मुझे हमेशा दिलचस्प लगती है वो है अनुच्छेद 82। ये कहता है कि हर जनगणना के बाद सीटों का फिर से समायोजन होगा। इसका मतलब है कि किस राज्य से कितने सांसद आएंगे ये पत्थर की लकीर नहीं है। इसके पीछे क्या सोच है? इसके पीछे लोकतंत्र का सबसे बुनियादी सिद्धांत है प्रतिनिधित्व की समानता। जैसे जैसे समय के साथ अलग अलग राज्यों की आबादी बदलती है, ये जरूरी है कि संसद में उनका प्रतिनिधित्व भी उसी अनुपात में बदले। सही। अगर ऐसा नहीं होगा तो किसी राज्य के सांसद ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे और किसी के कम, जो एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत को कमजोर कर देगा। हालांकि इस पर अभी एक राजनीतिक बहस भी चल रही है, क्योंकि सीटों के पुनः समायोजन को फिलहाल रोका गया है, जिसका असर उत्तर और दक्षिण भारत के राजनीतिक संतुलन पर पड़ सकता है। और इन सदनों की बनावट में भी एक बड़ा अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा 5 साल के लिए होती है, लेकिन राज्यसभा वो कभी भंग नहीं होती है। ये एक स्थायी सदन है। इसका क्या फायदा है? इसका बहुत बड़ा फायदा है। ये शासन में निरंतरता सुनिश्चित करता है। सोचिए, अगर किसी वजह से लोकसभा भंग हो जाती है और देश में चुनाव का माहौल है, उस वक्त भी देश के पास एक विधायी सदन, राज्यसभा, हाँ, राज्यसभा काम कर रहा होता है। ये एक तरह का सुरक्षा जाल है जो देश को कभी भी विधायी शून्य की स्थिति में नहीं आने देता। उसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं, जिससे इसमें नए लोग भी आते रहते हैं और अनुभव भी बना रहता है। अब आते हैं संसद के कामकाज पर। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को सत्र बुलाने, सत्र अवसान करने और लोकसभा को भंग करने की शक्ति देता है। और फिर अनुच्छेद 86 और 87 में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जिक्र है। इन दोनों में क्या फर्क है? एक है अभिभाषण और दूसरा विशेष अभिभाषण। यह विशेष शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति को एक सामान्य अधिकार देता है कि वे जब चाहें किसी भी सदन को संदेश भेज सकते हैं या संबोधित कर सकते हैं। उनकी इच्छा पर निर्भर है। हाँ, और इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। लेकिन अनुच्छेद 87 एक संवैधानिक कर्तव्य है। ये अनिवार्य है। राष्ट्रपति को हर आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में और हर साल के पहले सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करना ही होता है। तो इस विशेष अभिभाषण का महत्व क्या है? ये सिर्फ एक परंपरा है? नहीं, ये सिर्फ परंपरा नहीं है। ये सरकार की नीतियों का आधिकारिक घोषणा पत्र होता है। इस भाषण में सरकार बताती है कि पिछले साल उसने क्या किया और आने वाले साल में उसकी क्या योजनाएं हैं। अच्छा, तो ये सरकार का एजेंडा होता है? बिल्कुल, जिसे वो संसद और देश के सामने रखती है। इसके बाद दोनों सदनों में इसी अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है, जिसमें विपक्ष को सरकार की नीतियों की आलोचना करने का भरपूर मौका मिलता है। तो ये विशेष अभिभाषण संसदीय बहस की शुरुआत का एक बहुत महत्वपूर्ण मंच है। अब अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 88, जो सदनों में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकारों से जुड़ा है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब एक दिलचस्प प्रावधान है। दिलचस्प कैसे? देखिए, अनुच्छेद 88 ये साफ करता है कि हर मंत्री और भारत के महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार होगा। वो कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। अच्छा, किसी भी सदन में? हाँ, किसी भी सदन में।
और अगर वो किसी संसदीय समिति के सदस्य बनाए गए हैं तो उसकी बैठकों में भी हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त भी तो है वोटिंग को लेकर। बिल्कुल, यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि इस अनुच्छेद के आधार पर वे उस सदन में वोट नहीं कर सकते जिसके वो सदस्य नहीं हैं। ये शक्ति सिर्फ भागीदारी और विचार विमर्श तक ही सीमित है। समझ गई। तो ये तो हुई मंत्रियों की बात। अब आते हैं उन अधिकारियों पर जो सदनों को चलाते हैं। राज्यसभा से शुरू करते हैं अनुच्छेद 89 के साथ, जो सभापति और उपसभापति का जिक्र करता है। बिल्कुल, अनुच्छेद 89 ये स्थापित करता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। हाँ, और इसके अलावा राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही किसी एक को अपना उपसभापति चुनेगी। ये सदन के आप कह सकते हैं सुचारू संचालन के लिए एक स्थायी व्यवस्था है। और अगर उपसभापति का पद खाली हो जाए या उन्हें पद से हटाना हो तो यहाँ अनुच्छेद 90, 91 और 92 की भूमिका आती है ना? सही कहा। ये तीनों अनुच्छेद एक तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? देखिए, अनुच्छेद 90 उन परिस्थितियों के बारे में बताता है जब उपसभापति का पद खाली हो जाता है। जैसे? अगर वो सदन के सदस्य न रहें या इस्तीफा दे दें या फिर सदन प्रस्ताव पारित करके उन्हें हटा दे। बिल्कुल। फिर अनुच्छेद 91 ये कहता है कि जब सभापति का पद खाली हो या वो अनुपस्थित हो तो उपसभापति उनके कर्तव्यों का पालन करेंगे। और अनुच्छेद 92 वो तो एक बहुत जरूरी प्रक्रियात्मक सुरक्षा देता है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। उसके हिसाब से जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो, मतलब उस पर चर्चा चल रही हो, तब वे सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। लेकिन वो सदन में रह सकते हैं। हाँ, सदन में उपस्थित रहकर बोल सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, पर चेयर पे नहीं बैठ सकते। क्या ऐसी ही कोई व्यवस्था लोकसभा के लिए भी है? मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए? हाँ, लगभग समानांतर व्यवस्था है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। और उनके पद खाली होने या हटाए जाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 94 में है, ठीक वैसे ही जैसे राज्यसभा के उपसभापति के लिए है। और इसी तरह अनुच्छेद 95 और 96 उपाध्यक्ष की शक्तियों और अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के संकल्प के दौरान उनके पीठासीन न होने के नियम तय करते हैं। तो मतलब दोनों सदनों में निष्पक्षता और प्रक्रिया की निरंतरता बनी रहे, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। बिल्कुल। और इन सब के कामकाज को संभालने के लिए एक सचिवालय भी तो होगा। अनुच्छेद 98 इसी के बारे में है। अच्छा, संसद का अपना सेक्रेटेरिएट। हाँ, अनुच्छेद 98 संसद के हर सदन के लिए एक अलग सचिवीय स्टाफ का प्रावधान करता है। ये विधायिका की स्वतंत्रता के लिए आप मानिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि संसद अपना कामकाज चलाने के लिए कार्यपालिका पर, मतलब सरकार पर निर्भर न रहे। अच्छा, मतलब उनकी अपनी एक स्वतंत्र मशीनरी हो। सही पकड़ा। चलिए, अब अधिकारियों से हटकर सदस्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक सदस्य के लिए सबसे पहली प्रक्रिया क्या होती है? मेरे ख्याल से अनुच्छेद 99 शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में है। हाँ, अपना स्थान ग्रहण करने से पहले हर सदस्य को राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होती है। ये एक अनिवार्य प्रक्रिया है। और शपथ के बाद सदन का कामकाज शुरू होता है, मतलब मतदान और गणपूर्ति, जिसे कोरम कहते हैं। अनुच्छेद 100 इसी से जुड़ा है। अनुच्छेद 103 बहुत महत्वपूर्ण बातें कहता है। पहला, कि सारे निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से लिए जाएंगे। ठीक है। दूसरा, सदन में कोई पद खाली होने के बावजूद सदन को काम करने की शक्ति होगी। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, वो है कोरम। कोरम यानी बैठक के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या। हाँ, सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा होगी। अगर कोरम पूरा नहीं है तो अध्यक्ष या सभापति का यह कर्तव्य है कि वे या तो सदन को स्थगित कर दें या बैठक को तब तक के लिए निलंबित कर दें जब तक गणपूर्ति ना हो जाए। लेकिन सदस्यों की सीटें खाली भी तो हो जाती हैं या उन्हें अयोग्य भी ठहराया जा सकता है। अनुच्छेद 101 और 102 इसी के बारे में है, सही है? ये दोनों अनुच्छेद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 101 उन आधारों को बताता है जिन पर किसी सदस्य का स्थान खाली हो सकता है। जैसे दोहरी सदस्यता, मतलब एक साथ दोनों सदनों का सदस्य होना, या फिर अयोग्यता, त्यागपत्र। और वो एक नियम भी है कि अगर कोई सदस्य बिना बताए बहुत दिनों तक अनुपस्थित रहे तो? हाँ, बिना अनुमति के 60 दिनों तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहना। इस आधार पर भी सीट खाली हो सकती है। और अनुच्छेद 102
वो अयोग्यताओं की बात करता है। हाँ, अनुच्छेद 102 उन अयोग्यताओं का वर्णन करता है जिनके आधार पर किसी भी व्यक्ति को संसद सदस्य चुने जाने या बने रहने से रोका जा सकता है, जैसे लाभ का पद धारण करना, विकृत चित्त होना, दिवालिया होना या भारत का नागरिक न रहना। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। सदस्यों और सदनों के पास क्या शक्तियां और विशेषाधिकार होते हैं? अनुच्छेद 105 इसी पर रोशनी डालता है। अनुच्छेद 105 संसदीय विशेषाधिकारों की नींव है। ये सदस्यों को संसद में कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी वोट के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्रवाई से स्वतंत्रता देता है। मतलब पूरी तरह से इम्यूनिटी? हाँ, पूरी तरह से। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सदस्य बिना किसी डर या पक्षपात के अपने विचार व्यक्त कर सकें, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। और इन शक्तियों का सबसे बड़ा उपयोग तो कानून बनाना है। तो एक विधेयक कानून कैसे बनता है? शुरुआत अनुच्छेद 107 से करते हैं, जो विधेयकों के पूरा स्थापन और पारित किए जाने से संबंधित है। अनुच्छेद 107 जो है वो सामान्य विधेयकों के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है। कोई भी विधेयक, मतलब धन विधेयक को छोड़कर, किसी भी सदन में शुरू हो सकता है। और कानून बनने के लिए उसे दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना जरूरी है। पर क्या होता है जब दोनों सदनों में किसी विधेयक पर सहमति न बने? मैंने संयुक्त बैठक या जॉइंट सिटिंग के बारे में सुना है। क्या ये अनुच्छेद 108 है? हाँ, अनुच्छेद 108 गतिरोध को यानी डेडलॉक को हल करने का एक तंत्र प्रदान करता है। ये कब होता है? मान लीजिए कोई विधेयक एक सदन ने पास कर दिया और दूसरा सदन उसे अस्वीकार कर दे या संशोधनों पर असहमति हो जाए, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। और वहां फैसला कैसे होता है? संयुक्त बैठक में निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से लिया जाता है। लेकिन कुछ विधेयक तो खास होते हैं, जैसे धन विधेयक। उनके लिए अनुच्छेद 109 और 110 में एक विशेष प्रक्रिया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। पहले पर अनुच्छेद 110 वो धन विधेयक को परिभाषित करता है। क्या होता है धन विधेयक? इसमें टैक्स लगाने, हटाने, भारत सरकार द्वारा उधार लेने या भारत की संचित निधि से संबंधित मामले शामिल होते हैं। और अनुच्छेद 109 इसकी प्रक्रिया बताता है। हाँ, 109 धन विधेयकों के लिए विशेष प्रक्रिया बताता है। ये विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। अच्छा, सिर्फ लोकसभा में? हाँ, लोकसभा से पारित होने के बाद इसे राज्यसभा को भेजा जाता है, जो सिर्फ 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशें दे सकती है। और लोकसभा इन सिफारिशों को मानने या ना मानने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। तो ये तो वित्तीय मामलों में लोकसभा की सर्वोच्चता स्थापित करता है। बिल्कुल। और जब कोई विधेयक दोनों सदनों से पारित हो जाता है, तो अंतिम चरण राष्ट्रपति की अनुमति होती है। अनुच्छेद 111 इसी के बारे में है। बिल्कुल। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति की प्रक्रिया से संबंधित है। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो उनके पास, आप कह सकते हैं, 3 विकल्प होते हैं। क्या है वो 3 विकल्प? वे विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकते हैं, वो अपनी अनुमति रोक सकते हैं, जिसे एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। और तीसरा? या वे विधेयक को, अगर वो धन विधेयक नहीं है, तो पुनर्विचार के लिए सदनों को वापस भेज सकते हैं। इसे सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। और अगर सदन विधेयक को संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के फिर से पारित कर दें, तब राष्ट्रपति को उस पर अपनी अनुमति देनी ही होती है। वो बाध्य हैं। मतलब दूसरी बार वो मना नहीं कर सकते। और इस तरह राष्ट्रपति की अनुमति के साथ ही कोई विधेयक अधिनियम यानी कानून का रूप लेता है। अनुच्छेद 112 से, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण। हम सब इसे आम बोलचाल में बजट कहते हैं, लेकिन संविधान में यह शब्द है ही नहीं। तो वार्षिक वित्तीय विवरण कहने के पीछे क्या कोई गहरा मतलब छिपा है? हाँ, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। देखिए, बजट शब्द का न होना वो महज एक तकनीकी बात नहीं है, यह एक दर्शन को दिखाता है। अच्छा। विवरण शब्द सरकार पर एक जिम्मेदारी डालता है कि वह सिर्फ आंकड़े पेश न करे, बल्कि देश को अपनी वित्तीय सेहत का, आप कह सकती हैं, पूरा और सच्चा लेखा जोखा दे। पारदर्शिता की नींव। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है अनुच्छेद 113, जो कहता है कि इस विवरण में दिए गए खर्च के अनुमानों पर संसद में मतदान होगा। यानी सरकार अपनी मर्जी से 1 रुपया भी तय नहीं कर सकती। सही पकड़ा। हर खर्च को जनता के प्रतिनिधियों की सहमति लेनी ही होगी। अच्छा, तो ये प्रक्रिया का पहला चरण हुआ। सरकार ने अपना हिसाब किताब और आने वाले साल की योजना, मतलब प्राक्कलन, संसद के सामने रख दिया। लेकिन सिर्फ योजना रखने से तो पैसा हाथ में नहीं आ जाता। नहीं आता। तो सरकार को असल में खर्च करने का अधिकार किस दस्तावेज से मिलता है?
यहीं पर इस पूरी प्रक्रिया का सबसे शक्तिशाली हिस्सा आता है, अनुच्छेद 114 और विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक। हाँ, आप इससे सरकार का खर्च करने का लाइसेंस समझ सकती हैं। जब तक संसद इस विधेयक को पारित नहीं करती, सरकार भारत की संचित निधि से, मतलब देश के खजाने से, एक पैसा भी नहीं निकाल सकती थी। अच्छा, तो ये कार्यपालिका पर विधायिका के नियंत्रण का सबसे बड़ा हथियार हुआ? बिल्कुल। सरकार कितनी भी शक्तिशाली हो, उसे पैसा खर्च करने के लिए हर साल संसद के सामने आना ही पड़ता है। लेकिन क्या ये प्रक्रिया हमेशा इतनी सीधी होती है? मान लीजिए बजट पास हो गया, पर साल के बीच में कोई बाढ़ आ गई या कोई और संकट खड़ा हो गया जिसके लिए पैसा नहीं था। हाँ, तब क्या होगा? नहीं, संविधान निर्माताओं ने ऐसी स्थितियों के बारे में सोचा था। यहीं पर अनुच्छेद 115 और 116 काम आते हैं। ओके। अनुच्छेद 115 अनुपूरक अनुदान की व्यवस्था करता है। मतलब अगर किसी काम के लिए आवंटित पैसा कम पड़ गया या किसी बिल्कुल नई जरूरत के लिए पैसा चाहिए, तो सरकार संसद से और पैसा मांग सकती है। हाँ, और अनुच्छेद 116 तो और भी दिलचस्प है, खासकर इसका लेखानुदान वाला हिस्सा। वोट ऑन अकाउंट। हाँ जी, अगर आम चुनाव होने वाले हैं और पूरी बजट प्रक्रिया को पूरा करने का समय नहीं है, तो सरकार लेखानुदान के जरिए कुछ महीनों के जरूरी खर्च के लिए संसद से एक तरह की अग्रिम मंजूरी ले लेती है, ताकि नई सरकार के गठन तक देश का काम न रुके। बिल्कुल, ये व्यावहारिकता और संवैधानिक सिद्धांतों के बीच एक सुंदर संतुलन है। चलिए, तो हमने देखा कि संसद पैसे को कैसे नियंत्रित करती है, लेकिन अब संसद के अंदर की शक्ति को कौन नियंत्रित करता है? क्या सांसदों को कुछ भी कहने की आजादी है? अब वित्तीय प्रक्रियाओं से निकलकर संसद की अपनी कार्यप्रणाली की ओर बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 120 से, जो भाषा के बारे में है। अनुच्छेद 120 देखने में बहुत सीधा लगता है, पर यह भारत की आत्मा, मतलब उसकी विविधता का सम्मान करता है। कैसे? ये कहता है कि सदन की भाषा हिंदी और अंग्रेजी होगी, लेकिन ये अध्यक्ष को ये असाधारण शक्ति भी देता है कि अगर कोई सदस्य इन भाषाओं में खुद को ठीक से व्यक्त नहीं कर सकता, तो उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जाए। अरे वाह! मतलब नागालैंड या तमिलनाडु का कोई प्रतिनिधि अपनी भाषा में अपने लोगों की बात रख सकता है। जी, ये सुनिश्चित करता है कि भाषा लोकतंत्र में भागीदारी का रोड़ा न मरे। और इसी सदन के अंदर चर्चा की भी कुछ सीमाएं हैं। मुझे अनुच्छेद 121 हमेशा से बहुत दिलचस्प लगता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती। ये तो एक बहुत बड़ा प्रतिबंध है। बहुत बड़ा। और इसके पीछे शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स का महान सिद्धांत है। अच्छा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए? हाँ, ये कवच है। आप सोचिए, अगर सांसद हर दिन किसी जज के फैसले या उनके व्यक्तिगत आचरण पर बहस करने लगे, तो कोई भी जज बिना राजनीतिक दबाव के निष्पक्ष होकर काम कैसे कर पाएगा? बात तो सही है। और इसी सिक्के का दूसरा पहलू है अनुच्छेद 122। वो क्या कहता है? वो कहता है कि अदालतें संसद की कार्यवाही की प्रक्रिया में हुई किसी कथित अनियमितता की जांच नहीं कर सकती हैं। मतलब संसद अपने घर की मालिक है और न्यायपालिका अपने घर की। दोनों एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन एक मिनट, अगर संसद सत्र में नहीं है और देश पर कोई ऐसा संकट आ जाए कि तुरंत कानून बनाने की जरूरत हो, तब क्या होगा? नहीं, इसके लिए भी व्यवस्था है। यहीं पर अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को एक असाधारण शक्ति देता है, अध्यादेश जारी करने की। बिल्कुल, ये एक अस्थायी कानून है। जब संसद सत्र में न हो और सरकार को लगे कि तत्काल कार्रवाई जरूरी है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसका प्रभाव संसद के कानून जैसा ही होता है। लेकिन इस पर कोई रोक टोक तो होगी? हाँ, एक बहुत बड़ा सेफ्टी वाल्व है। जैसे ही संसद का सत्र दोबारा शुरू होगा, इस अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर सदन के सामने रखना होगा। अगर संसद इसे पारित नहीं करती, तो ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो ये कार्यपालिका को ताकत तो देती है, पर स्थायी रूप से विधायिका की जगह नहीं लेने देती। एकदम सही। चलिए, अब शक्तियों के संतुलन की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और उस स्तंभ की बात करते हैं जिसे संविधान का संरक्षक कहा जाता है, हमारी न्यायपालिका। अनुच्छेद 124, जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करता है। बिल्कुल, अनुच्छेद 124 भारतीय न्याय व्यवस्था की, आप कह सकते हैं, धुरी है। ये सिर्फ इतना नहीं कहता कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा, बल्कि उसकी पूरी संरचना को परिभाषित करता है। मतलब न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, उनकी योग्यता क्या होगी, ये सब कुछ। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया क्या होगी।
और ये प्रक्रिया, जिसे महाभियोग कहते हैं, इतनी ज्यादा कठिन इसीलिए बनाई गई है ताकि कोई भी सरकार सिर्फ इसलिए किसी जज को ना हटा सके क्योंकि उसका फैसला उसे पसंद नहीं आया। ये उनकी स्वायत्ता की गारंटी है। जी, और इसी स्वायत्ता को मजबूत करने के लिए अनुच्छेद 125 है, जो न्यायाधीशों के वेतन से जुड़ा है। क्या सरकार किसी जज पर दबाव बनाने के लिए उनकी सैलरी कम कर सकती है? बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 125 यह साफ करता है कि न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते, ताकि वे बिना किसी डर या लालच के फैसले सुना सकें। हाँ, ये वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। और अगर कभी मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो जाए या कोर्ट में जजों की संख्या काम के बोझ के हिसाब से कम पड़ जाए तो उसके लिए भी समाधान है। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की अनुमति देता है और अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीश या एडहॉक जजेस की बात करता है। एडहॉक जजेस? हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा करने के लिए जजों की कमी है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति से किसी हाई कोर्ट के योग्य जज को अस्थायी रूप से सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए बुला सकते हैं, ताकि न्याय का प्रवाह रुके नहीं। बिल्कुल। अब सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों पर आते हैं। अनुच्छेद 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। ये सुनने में बड़ा तकनीकी लगता है। आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? इसके दो बहुत सीधे और शक्तिशाली मतलब हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला और हर कार्यवाही एक आधिकारिक रिकॉर्ड बन जाती है। ओके। और इस रिकॉर्ड को देश की किसी भी दूसरी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, उसके फैसले न्यायिक मिसाल यानी प्रेसिडेंट बन जाते हैं। मतलब देश की बाकी सभी अदालतों को उन फैसलों को कानून की तरह मानना होता है। अच्छा, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देता है वो एक तरह से पत्थर की लकीर बन जाता है। हाँ, और इसका दूसरा मतलब है कि कोर्ट को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। अगर कोई कोर्ट के आदेश का अनादर करता है तो कोर्ट उसे सजा दे सकता है। ये शक्ति उसके फैसलों का सम्मान सुनिश्चित करती है। एक मिनट, तो क्या इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को पलट सकता है? हाँ, और ये संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाता है। अच्छा। यही शक्ति अनुच्छेद 137 से मिलती है, जिसे पुनर्विलोकन की शक्ति कहते हैं। देखिए, समाज बदलता है, मूल्य बदलते हैं और कानून की समझ भी समय के साथ विकसित होती है। सही बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उसके किसी पुराने फैसले में कोई गलती थी या समय के साथ वो अप्रासंगिक हो गया है, तो वो उसे बदल सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसी शक्ति के कारण हमारा संविधान समय के साथ कदम मिलाकर चल पाता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि न्याय भी स्थिर नहीं बल्कि विकासशील है। यहाँ एक और अनोखा प्रावधान है, अनुच्छेद 143। ये राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति देता है। ये तो एक सलाहकार की भूमिका हुई। हाँ, ये एक बहुत ही अनूठी संवैधानिक व्यवस्था है। इसे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहते हैं। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कानून या तथ्य का कोई ऐसा जटिल प्रश्न खड़ा हो गया है जिसका सार्वजनिक महत्व है, तो वे उस पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांग सकते हैं। एक तरह से देश के सर्वोच्च कानूनी दिमाग से सलाह लेना। जी, लेकिन यहाँ ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि इस मामले में कोर्ट द्वारा दी गई सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होता। अच्छा, ये एक सलाह है, फैसला नहीं। सही। तो कार्यपालिका के वित्तीय कामों पर नजर रखती है। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG। अगर संसद सरकार को पैसा खर्च करने का अधिकार देती है तो CAG ये देखता है कि वो पैसा सही तरीके से कानून के मुताबिक खर्च हुआ या नहीं। इसीलिए उन्हें सार्वजनिक पर्स का संरक्षक कहा जाता है। बिल्कुल, गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स। ये पद इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए CAG को हटाने की प्रक्रिया भी सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही कठिन बनाई गई है। तो उनके कर्तव्य और शक्तियां क्या हैं? वे असल में जमीन पर करते क्या हैं? इसका विस्तार हमें अनुच्छेद 149 में मिलता है। CAG का काम सिर्फ ये देखना नहीं है कि खर्च नियमों के अनुसार हुआ है, बल्कि वे ये भी देख सकते हैं कि खर्च बुद्धिमानी से, मतलब किफायत से हुआ या नहीं। और वो किसके खातों की जांच करते हैं? सिर्फ केंद्र सरकार के? नहीं, केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारें, सरकारी कंपनियां और सरकार से मदद पाने वाले लगभग हर संस्थान के खातों की। और फिर जांच के बाद वे एक रिपोर्ट तैयार करते होंगे। हाँ, केंद्र की रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्यों की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है। और फिर उस रिपोर्ट का क्या होता है? क्या वो सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज बनकर रह जाती है? नहीं, यहीं पर लोकतंत्र का चक्र पूरा होता है। उस रिपोर्ट को संसद या विधानसभा के पटल पर रखा जाता है। फिर संसद की लोक लेखा समिति, जिसमें विपक्ष का भी महत्वपूर्ण रोल होता है, उस रिपोर्ट के हर पहलू की जांच करती है।
वो सरकारी अधिकारियों को बुलाकर सवाल जवाब भी करती है। बिल्कुल। इस तरह जिस वित्तीय प्रक्रिया की शुरुआत अनुच्छेद 112 के वार्षिक वित्तीय विवरण से हुई थी, उसका अंत CAG की रिपोर्ट और उस पर संसदीय जांच से होता है। ये पूरी प्रक्रिया सरकार की वित्तीय जवाबदेही को सुनिश्चित करती है।